नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़ के रूप में। आने वाले दिनों में 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है, सिविल सर्विस को ध्यान में रख के पूरा आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि बिल्कुल आपको एमसीक्यू के साथ कराई जाएगी। अर्थात जब भी कोई टॉपिक चल रहा होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू पूछा गया होगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे हम लोग यूपीएससी की बात कर ले, किसी भी स्टेट पीसीएस की बात कर ले, तो वहीं पे आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, जिससे आपका मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्लास को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानने का प्रयास करते हैं। इस इमेज को आपको देखने का प्रयास करना है और इसको देखने के बाद से सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, चूँकि आप लोगों ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो ज़रूरी है सबसे पहले नंबर 1 कि आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा। बिलीव योर सेल्फ। ये जो मानव जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में असीमित क्षमताएं होती हैं। इस असीमित क्षमताओं का किस तरीके से आप प्रयोग करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट करता है। इसीलिए आप जितना अधिक से अधिक इसका उपयोग में लाएंगे, ये ठीक है, ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, बल्कि ये और निखर के आता है। दूसरा चीज़ है, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक चलेगा फिर आने वाले दिनों में इतना इसका लंबा चौड़ा सिलेबस है, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो बीच बीच में लगेगा कि मैं इस तैयारी को छोड़ दूँ। लेकिन जब आपको लगे कि अब हमें छोड़ देना चाहिए, तो आपको यहाँ पे पुनः अपने आप को, अपने दिमाग को यहाँ पे पहचानना होगा कि नहीं, आई कैन डू, मैं यहीं से कर सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ आपको बिल्कुल ठीक है ध्यान में रखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, एनसीईआरटी को आपको रटने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि आपको इस सिविल सर्विस के दौरान एनसीईआरटी को बिल्कुल ही एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, समझने के लेवल पे जाना है आपको। जब तक इस चीज़ को आप समझ के नहीं करेंगे, पहला ही टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका मतलब कि हर एक चीज़ के पीछे आपको क्या लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, तो आपको फिर से एनसीईआरटी फिर पढ़ने में कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो आपको कोशिश करना है कि रटने की प्रक्रिया से बाहर निकलना है, और मैं आपको ये रटने की प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर निकालूंगा। बिल्कुल ही आपको एक समझने वाला प्राणी बनाऊंगा। अर्थात आप में उस समझने की प्रवृत्ति डाल दी जाएगी। खुद से आप प्रश्नों को एराइज कर पाएंगे। बहुत सारे जो प्रश्न होंगे आपके मस्तिष्क में चलने लगेगा। यहाँ पे जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो इस तरह का जो इनोवेटिव जो आइडिया है यहाँ पे बिल्कुल आपके मस्तिष्क में होना ही चाहिए। तभी तो जाके आप बाकी सब्जेक्ट के साथ इस आपको यहाँ पे ठीक है को रिलेट कर पाएंगे, उसको आप लिंक कर पाएंगे। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा कि एनसीईआरटी पढ़ाते समय बिल्कुल मैं आपको बोरियत फील होने नहीं दूंगा, बोरिंग फील होने नहीं दूंगा, क्योंकि आप इसी वीडियो के माध्यम से आपको देख के लग रहा होगा कि कितना जो शानदार एडवेंचरस जो तरीका होता है समझाने का। मैंने हर एक टॉपिक में इसे वीडियो को शामिल किया है, बहुत सारे इमेजेस को मैंने शामिल किया है, जिसके वजह से आपको पढ़ने में बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप उस टॉपिक से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इन सारे वीडियोज़ के माध्यम से। तो चलिए अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग शुरू करते हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी। आने वाले दिनों में 12 तक की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दी जाएगी, और हिस्ट्री ही नहीं बाकी सारे विषय, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों से बोला हुआ था। अब यहाँ पे आज से हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री की जर्नी में। और हिस्ट्री की जर्नी में जैसे कि अभी तक आप लोगों ने रटने की प्रक्रिया से अगर आप ये गुजरे होंगे प्रोसेस में, ठीक है, कहीं न कहीं आप गए होंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री को रटा नहीं जाता है, बल्कि हिस्ट्री को समझा जाता है, हिस्ट्री को महसूस किया जाता है। तभी जाके आप बाकी विषयों के साथ एक बेहतरीन सामंजस्य बैठा के चल पाएंगे। अब यहाँ पे 6 क्लास की अगर हम लोग सिलेबस की बात करें एनसीईआरटी की, तो यहाँ पे लगभग 12 टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। इन 12 ही टॉपिक को आने वाले समय में एक एक टॉपिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। चूँकि एनसीईआरटी समय समय पे कुछ टॉपिक को हटाने का भी प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल 12 टॉपिक को सेलेक्ट किया है, और इन 12 ही टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही रिलेवेंट है। हर एक टॉपिक में बहुत सारे एमसीक्यू इसमें शामिल किया गया है, जो कि मैंने बताया था आपको कि किसी न किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पूछा ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब हिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इंसान के बारे में, आदि मानव से
मानव सभ्यता का किस तरीके से विकास हुआ, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ों को इस वीडियोज़ के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। इसे ही बोला जाता है होमो सेपियंस। इसमें जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन को समझने की कोशिश कीजिए। यही परिवर्तन होता है हिस्ट्री। इसी परिवर्तन को आपको समझने की कोशिश करना है। जब इस परिवर्तन को आप समझ लेंगे तो हिस्ट्री आपके लिए बोझिल नहीं लगेगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो को फिर से आप एक बार देखने का प्रयास कीजिए और फील कीजिए कि इंसान पहले कैसे था और किस तरीके से आज वर्तमान में हो गया है। यही चेंजेज है। अब इस चेंजेज में पूरा पूरा हिस्ट्री छुपा हुआ है और इसी को बोला जाता है होमो सेपियंस, अर्थात वर्तमान में पाया जाने वाला जो मनुष्य है उसी को बोला जाता है होमो सेपियंस। अर्थात पूरे के पूरे पृथ्वी में असंख्य जीव जंतुओं के बीच एक मनुष्य ही ऐसा जीव सामने आया जो बाकी सारे ही लोगों से अपने आप को सेपरेट कर लिया। और आज नो डाउट कि पृथ्वी में अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, इसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पे मनुष्य ही है। आखिर मनुष्य ही क्यों यहाँ पे, किस तरीके से मनुष्य ने अपने आप को डेवलप किया, किस तरीके से विकास हुआ, किस तरीके से आगे की खोज अभी भी जारी है। आज देख रहे हैं जो इंसान है चांद तक पहुँच गया है, बात हो जा रही है अंतरिक्ष में जाने की। तो यहाँ पे सब चीज़ कैसे संभव हो पाया है, थोड़ा इस पे सोचने समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मानव का विकास, अर्थात होमो सेपियंस आया कहाँ से, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अभी आप टॉपिक में पढ़ेंगे नर्मदा नदी घाटी में किस तरीके से भारत में आदि मानव का पूरी तरीके से विकास हुआ। तो यहाँ पे आपको ओरिजिन से मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन की बात करें सर्वप्रथम, तो ये जो एरिया है अफ्रीका का, देख पा रहे हैं यहाँ पे सातों का साथ यहाँ पे महाद्वीप दिया हुआ है। जैसे इधर नॉर्थ अमेरिका है, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। ये हो जाएगा अफ्रीका, ये हो जाएगा यूरोप। ये बड़ा का बड़ा जो देख पा रहे हैं विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है एशिया। इधर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है अंटार्कटा, ठीक है, महाद्वीप इसे बोला जाता है। अब इसी अफ्रीका का ये जो भाग है पूर्वी भाग, इसी पूर्वी भाग को माना जाता है कि यहीं से होमो सेपियंस का उदय हुआ। और ये होमी जो सेपियंस थे यहाँ पे धीरे 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 बाकी जो विश्व के अलग अलग भागों में फैलते गए। जैसे इसी रास्ते से होकर माना जाता है कि ये लोग भारत में भी एंट्री किया, चाइना में भी लोग गया, इधर मिस्र में भी गया, यूरोप में भी गया। और आने वाले दिनों में बड़े बड़े समुद्रों को, नदियों को पार करके ये विश्व का कोई ऐसा महाद्वीप नहीं बचा। लगभग देख रहे हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे ही जगहों पे ये लोग, ठीक है, चला गया। अंटार्कटिका में नहीं जा सकता है ना, अंटार्कटिका में इतनी ठंड है वहाँ पे कि वहाँ पे ठंड से कोई मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्यों जाएगा। जहाँ जहाँ पे मनुष्य के रहने लायक जगह था, सारे ही जगहों पे मनुष्य गया ही गया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि भारत में जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, भारत में जब आदिम मानव है, तो क्या सिर्फ भारत में है? नहीं, यही आपको समझना है। अगर भारत में है तो इधर चीन की तरफ भी है, इधर इजिप्ट की तरफ भी है, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी है। यही आपको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैप को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, इस मैप को थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है अफ्रीका का क्षेत्र। इसी अफ्रीका के क्षेत्रों से निकल के ये पूरा पूरा एरिया है, सऊदी अरेबिया है, इधर ईरान हो जाएगा, अफ़गानिस्तान हो जाएगा, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, ठीक है। इन सारे क्षेत्रों में मानव सभ्यता का धीरे धीरे यहाँ पे विकास हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड से आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए अतीत से वर्तमान तक। यहाँ पे जो मानव का अतीत था इस टाइप का था, देख पा रहे हैं आप कैसे इंसान बंदरों की तरह यहाँ पे चलता था। धीरे धीरे जो यहाँ पे इस परिवर्तन को आप समझने का कोशिश कीजिए। इस परिवर्तन को अगर आप समझ जाएंगे तो हिस्ट्री को समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आदि मानव बिल्कुल ही लग रहा है कि वानरों की कैटेगरी में शामिल था, और आज यही जो इंसान है, यही जो मानव है, देख पा रहे हैं आज उसकी जो सोच है बिल्कुल ही रोबोट तक लेके आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लेके आ गई है। तो क्या ये अचानक हो गया? अचानक नहीं हुआ है, समय के साथ परिवर्तन यहाँ पे होते आया है। और मैंने बताया कि हिस्ट्री क्या है, चेंज। अगर इस परिवर्तन को समझ गए तो आसानी से हिस्ट्री आप समझ जाएंगे। अर्थात हिस्ट्री का बड़ा एक सिंपल सा डिफिनीसन हो जाता है कि वर्तमान को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से अतीत का अध्ययन करना, बीते हुए कल का अध्ययन करना, यही इतिहास कहलाता है। अर्थात अगर हम लोग यहाँ पे हैं
देख पा रहे हैं एक सिविलाइज्ड ह्यूमन के रूप में यहाँ पे अगर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो अचानक ये नहीं हुआ है, इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है, लंबी चौड़ी कहानी है यहाँ पे। आज अगर ट्रेन का डेवलपमेंट हो गया है, बड़े बड़े उद्योगों का डेवलपमेंट हो गया है, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो गया है, तो अचानक ये नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से धीरे 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 होते आया है, तब जाके उसका विकसित रूप हमें दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में पता नहीं, बहुत सारी हॉलीवुड मूवी आप लोग देखते होंगे कि आगे 500 बाद, 1000 साल बाद जो इंसान होगा, ठीक है, यूनिवर्स में यहाँ पे तैर रहा होगा, तो आगे चल के क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन जो अभी विकास हुआ है इंसानों का, कैसे हुआ है, थोड़ा इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यही चैप्टर नंबर 1 जो टॉपिक है आप लोगों का, क्या, कब, कहाँ और कैसे, पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन बातें क्या है, ठीक है, व्हाट, हाउ, वेयर, ठीक है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका मतलब है आपको कि हर एक टॉपिक के साथ आने वाले दिनों में जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे आप, उसमें हमेशा अपने आप से क्वेश्चन एराइज करेंगे, क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। जब इन सारे ही बातों से आप अवगत हो जाएंगे तो धीरे धीरे कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपका रुझान उसके प्रति बढ़ने लगेगा। और यकीन मानिए, मैं जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा आपको, उसी सब्जेक्ट से धीरे धीरे, ठीक है, इतनी मतलब प्यार हो जाएगा कि लगेगा कि हाँ, इसे तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक पे आके, ठीक है। रसीदा का सवाल, एक लड़की है यहाँ पे, डेली जिस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, वैसे एक लड़की भी, ठीक है, न्यूज़पेपर, रसीदा नाम की जो लड़की है न्यूज़पेपर पढ़ रही है। अचानक उसकी जो निगाह पड़ी एक सुर्खी पर पड़ी कि 100 साल पहले, वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने पहले वर्षों यहाँ पे क्या हुआ था। ये स्वाभाविक सी बात है, बच्ची है 6th क्लास की, तो उसके भी मस्तिष्क में आएगा ही आएगा कि 100 साल पहले कोई कैसे यहाँ पे जान सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जाना जा सकता है। यहाँ पे कैसे पता लगाएं, पता लगाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे आज वर्तमान में हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन सोचिए क्या इसमें अनलिमिटेड जो जानकारी मिल सकती है? इसकी भी कुछ सीमाएं हैं यहाँ पे, चूँकि इसका जो विकास हुआ है अगर देखा जाए तो लगभग 19वीं 20वीं शताब्दी में आके इसका विकास हुआ है। तो पहले क्या हुआ था, क्या ये बता पाएगा? अगर ये इसका विकास नहीं हुआ था, ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति था, हो सकता है कि बहुत तेज़ तर्रार हो, उसका दिमाग, मेमोरी पावर उस पर अधिक हो, तो उससे पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि 20 साल 50 साल, जैसे घर में आपके दादाजी होंगे, बता सकते हैं कि ये हुआ था। लेकिन जब बोलेंगे कि 200 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, तो फिर वहाँ पे समस्या आएगी कि नहीं आएगी। अब यही आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि इसकी लिमिटेशन है यहाँ पे। जब से इसका आविष्कार हुआ है उसके बाद से ही इन सारी चीज़ों को बता पाएंगे। अब इसके पहले यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। देख पा रहे हैं अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अब कैसे जान सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेज है कि व्यक्ति यहाँ पे किस तरीके से शिकार करता था, किस तरीके से व्यक्ति यहाँ पे आग जलाना सीखा, किस तरीके से व्यक्तियों ने यहाँ पे पशुओं को पालना सीखा, कैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिकार कर रहा है, ठीक है, कौन हिंसक जानवर है, कौन अहिंसक जानवर है, कैसे कृषि करना सीखा, कैसे व्यक्ति शासक बना, कैसे व्यक्ति आदमी बिजनेस व्यापारी बन गया, कोई पुरोहित बन गया, कोई आर्किटेक्ट जो घरों को डिजाइन करता है, जो घरों को बनाता है, वो कैसे बन गया, सिविल इंजीनियर देख रहे हैं, कोई गायक बन गया, कोई यहाँ पे साइंटिस्ट बन गया, और तो और उस समय बच्चे क्या खेलते थे, किस प्रकार की कहानी सुनते थे। इन सारे ही चीज़ों का वर्तमान में हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। अब कैसे पता लगा सकते हैं, यही तो हमें जानने का प्रयास करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 है कि लोग कहाँ रहते थे। अब लोग कहाँ रहते थे, इस वीडियोज़ को आपको देखना है और वर्तमान समय को ध्यान में रखना है कि लोग कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे लोगों के अनुकूल लोगों की जहाँ पे आवश्यकताएं अनुकूल, या फिर लोगों की जहाँ पे आवश्यकताएं पूरी यहाँ पे हो पाए। ध्यान रखिएगा, लोगों की आवश्यकताएं जहाँ पे पूरी हो पाए। आज जैसे कि लोग गांव में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं। शहरों में चूँकि बिजली है, बहुत सारी, ठीक है, सुख सुविधाएं, बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं जो कि गांव में मौजूद नहीं है, तो लोग शहरों में आज रहना पसंद करते हैं। उसी समय सोचिए उस
एंशियंट एरा में आदि मानव कहाँ लोग रहना पसंद करते होंगे? जहाँ पे उनको भोजन मिल पाए, जहाँ पे उनको पानी मिल पाए, जहाँ पे उनको ठीक है रहने के लिए घर मिल पाए। तो इस तरह का जो स्थान था, जंगलों से बेहतर यहाँ पे कौन स्थान हो सकता है? इसीलिए बहुत सारे इसमें जंगलों को दिखाया गया, अर्थात आदि मानव जंगलों में रहता था। पानी वगैरह ठीक है, नदी के किनारे लोग रहता था, नदी के किनारे रहता था। साथ में ये लोग ठीक है, घर के रूप में देखा जाए तो बड़े बड़े पेड़ों में या फिर ये लोग गुफाओं में रहता था। यही था शुरुआत जो आदि मानव की कहानी। लोग कहाँ रहता था? जंगलों में, नदियों के किनारे, गुफाओं में, इन्हीं सारी जगहों पर रहता था। और जंगलों से जैसे कि बहुत सारा कंद मूल फल ठीक है, जो भी वनस्पतियों से मिल रहा है, उसको लोग खा खा के अपने आप को जिंदा करता था। इन्हीं जंगलों में यहाँ पे बहुत सारे जो जीव जंतु थे, बहुत सारे जानवर थे, उसको मार मार के यहाँ पे खाता था। इन्हीं नदियों से वो लोग पानी पीता था। और रात में फिर बहुत सारे हिंसक जानवरों को डर से इन्हीं गुफाओं में लोग सोता भी था। द्वार पे बाकायदा ये लोग आग जला लेता था। तो आपको समझने का प्रयास करना है, हर जगह देखिए ठीक है, हिस्ट्री से आपको जुड़ाव का फील करना है आरंभिक तौर पे, तभी जाके आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कुछ जगहों की भारत के संदर्भ में, कि भारत में लोग कहाँ कहाँ रहते थे। जैसे कि नंबर 1 है नर्मदा नदी, सुलेमान किर्थर पहाड़ी, गारो तथा विंध्य पहाड़ी, सिंधु नदी, गंगा नदी। अब इन सारे ही जगहों की ये खासियत है कि सारे जगह आपको जंगल देखने के लिए मिल जाएगा, जंगल होगा ही होगा। जितना भी नाम है देख पा रहे हैं यहाँ पे, कुछ नदियों का भी नाम दिया है, तो नदी जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जंगल, नदी। कुछ जगहों पे देखेंगे यहाँ पे तो मैदानी इलाका भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो जंगल है तो यहाँ पे गुफा भी होगा। तो यहाँ पे इसी जगहों पे जो इंसान है, आरंभिक जो मनुष्य यहाँ पे रहता था। और अब धीरे धीरे देखेंगे तो यहीं से जो मनुष्य था बाकी अन्य जीव जंतुओं से अपने आप को अलग करने लगा, अर्थात उसमें सोचने समझने की एक क्षमता आ गई। जैसे कि नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में बात करें तो आरंभिक मनुष्य आपको यही दिखाई देगा, ठीक है, भारत में देखा जाए, क्योंकि वर्तमान में साक्ष्य इसका मिलता ही मिलता है। यहाँ पे माना जाता है कि जो आरंभिक जो मनुष्य था, शुरू में ये लोग क्या करता था, तो संग्रहणकर्ता के रूप में मौजूद था, संग्रहणकर्ता के रूप में मौजूद था, अर्थात जो भी फल कंद मूल सब मिलता था उसका संग्रहण करता था, कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक हमें भोजन की तलाश नहीं करना पड़े। यहीं पे जो आदि मानव था ये शिकार भी करता था। शिकार को बोला जाता था आकेट करना, ध्यान रखिएगा, आखेटक के रूप में, अर्थात शिकार करना। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगा। बाकायदा इसमें कुछ साक्ष्य आपको देखने के लिए मिलेगा नर्मदा नदी के किनारे, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं, भेटका की, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ पर रेखीय चित्र आज वर्तमान में देखने के लिए मिल जाएगा कि वहाँ पे किस प्रकार से आदि मानव के द्वारा चित्रों को बनाया गया है, बड़े बड़े हिंसक जानवरों को चित्र बनाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन जानवर हिंसक है, कौन अहिंसक है। अब यहीं से देखेंगे तो इसका जो डेवलपमेंट दिखाई देगा सुलेमान और किर्थर की पहाड़ी में, ये अफ़गानिस्तान के सीमा वाला इलाका है। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट दिखाई देगा, जैसे कि अब यहाँ पे मनुष्य संग्रहणकर्ता के रूप में मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि जंगलों में रहते हुए उन असंख्य वनस्पतियों के बीच इन लोगों ने कुछ ऐसे पौधों की तलाश कर लिया जिससे इनका आजीविका का साधन चल जाता। अर्थात सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों में माना जाता है कि आज से लगभग 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले यहीं पे इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ उपजाना शुरू किया। पहली फसल गेहूं और जौ। सोचिए यहाँ पे कितना अपने आप में एक नायाब चीज़ होगा उस समय, कि इंसान एक समय कंद मूल फल खा के जिंदा रहता था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, फसलों को उपजा रहा है। और इसके साथ साथ इन लोगों ने पालतू पशु को बनाना शुरू कर दिया। पालतू पशु, यहाँ पे लोग क्या करता था, नर्मदा नदी के शिकार करता था, और यहाँ पे पालतू पशु बनाया जाने लगा। अर्थात शिकार करते करते मनुष्यों ने ये समझ लिया कि कौन हिंसक जानवर है, कौन अहिंसक जानवर है। जैसे कि यहाँ पे शिकार बनाया गया, ठीक है, मैंने क्या वो कहते हैं कि जो पालतू बनाया गया, पालतू के रूप में जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो पशु है, जैसे वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा भेड़ बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, ठीक है, इन सारे ही जानवरों को देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, पालतू बनाया गया लगभग आज से 8000,
ठीक है, 100 साल पहले 8,000 होते हैं ना, 8,000 वर्ष पहले यहाँ पे बनाया गया। तो यहीं पे आपको समझना है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, या इस डेवलपमेंट को आप चेंज के रूप में समझिए। देखिए कैसे परिवर्तन आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो गारो तथा विंध्य पहाड़ियों के आसपास इंसानों ने बड़ी मात्रा में ये लोग कृषि करने लगे, गेहूं जौ को उपजाने लगे। और यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा विंध्य पहाड़ियाँ में लोग सर्वप्रथम चावल उपजाना शुरू कर दिया। तो वर्तमान में हम लोग जो चावल का जो कंज्यूम करते हैं, ये सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था? तो विंध्य की पहाड़ियों में। ध्यान रखिएगा, विंध्य की पहाड़ियों में सर्वप्रथम ये लोग, ठीक है, चावल उपजाना यहाँ पे शुरू कर दिया। उसके बाद से देखेंगे तो अब धीरे धीरे सिंधु नदी के आसपास आज से अगर देखा जाए तो लगभग 4700 साल पहले, आज से लगभग 4700 साल पहले यहीं पे इंसानों ने अपना धीरे धीरे बस्ती बसाने लगा, गांव बनने लगे, और धीरे धीरे यहीं पे शहर भी बनने लगा, अर्थात नगर भी बनने लगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा काल। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो हड़प्पा काल में जो एक नगरीकृत जो सभ्यता थी वो अचानक नहीं आ गई, बल्कि यही निरंतरता है कि बस्ती, गांव, उसके बाद से शहर बनने लगा तेज़ी से, ठीक है। वहाँ पे कई सारे नगरों का विकास हुआ, जैसे कि नाम सुना होगा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। ठीक वैसे नीचे आएंगे गुजरात की तरफ तो लोथल हो जाएगा। कुछ और क्षेत्र है कालीबंगा, कोटदीजी, बहुत सारा क्षेत्र है वहाँ का जो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल ही वहाँ पे एक नगरीकृत सभ्यता से युक्त था। तो चेंजेज आप देख पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? चेंजेज बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से आने वाले दिनों में देखेंगे तो गंगा नदी के आसपास बड़ी मात्रा में यहाँ पे कई सारे साम्राज्यों का विकास हुआ, बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास हुआ। जैसे कि यहाँ पे एक साम्राज्य का नाम है मगध साम्राज्य, ठीक है। तो वो मगध साम्राज्य की बात करें तो आज से माना जाता है कि गंगा नदी के किनारे 2500 साल पहले, ध्यान रखिएगा, 2500 साल पहले मगध साम्राज्य का विकास हुआ। बिल्कुल ही यहीं पे गंगा नदी पे, ठीक है, एक नदी का नाम है सोन नदी। अब अभी सब मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। समझने का प्रयास करना भी आपको। सोन नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, आपको दक्षिण बिहार की तरफ एक बहुत बड़ा साम्राज्य देखने के लिए मिल जाएगा, मगध साम्राज्य। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतनी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा सा इसको आप हर एक चीज़ को मैं मैप में दिखाने का प्रयास करता हूँ। यही है आपका सर्वप्रथम नर्मदा नदी। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, सारा चीज़ें क्लास में क्लियर हो जाएगी। नर्मदा नदी यहीं पे इंसानों ने क्या करना शुरू किया? तो सर्वप्रथम यहाँ पे इंसान संग्राहक के रूप में मौजूद था, संग्राहक के रूप में, शिकारी के रूप में यहाँ पे मौजूद था। और आगे चल के इसी का जो डेवलपमेंट जो हुआ दिखाई दिया, किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ, यही अफगानिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ पे इंसानों ने गेहूँ और जौ का लगभग 8,000, ठीक है, साल पहले गेहूं और जौ को उपजाया। पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया ये लोग, जैसे कि बहुत सारा पालतू पशु बनाया, गाय, भेड़, भैंस, कुत्ता, सब यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब उसके बाद से इसका जो अगला जो डेवलपमेंट दिखाई देता है, यही ये गारो पहाड़ियाँ देख रहे हैं। वर्तमान में जो गारो पहाड़ियाँ है ये देखने के लिए मिल जाएगा मेघालय में स्थित, उत्तर, ठीक है, पूरब जो भाग है, नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है, यहाँ पे बहुत सारा राज्य, असम है, असम यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा इधर, ठीक है। सब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इधर मेघालय, त्रिपुरा, नीचे आएंगे त्रिपुरा के नीचे, ठीक है, तो मिजोरम। तो सब आपको यहाँ पे बहुत सारे जो राज्य देखने के लिए मिलेंगे। यहीं पे पहाड़ियाँ है, गारो पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो गारो पहाड़ियों में बहुत मात्रा में कृषि किया गया। यहीं ये विंध्यन पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस विंध्यन पहाड़ी में पहली बार चावल को उपजाया गया। क्या को? चावल को उपजाया गया। अब उसके बाद से इसका जो विकसित रूप में दिखाई देता है इस सिंधु नदी के आसपास। इस सिंधु नदी के आसपास मैंने बताया था कि हड़प्पा काल का समय आया, जो कि आज से देखा जाए तो बिल्कुल ही एक नगरीकृत सभ्यता के रूप में मौजूद थी। टाइमलाइन देखा जाए तो आज से लगभग 4700 साल पहले यहाँ पे बड़े रूप में कई सारे बड़े बड़े नगरों का यहाँ पे विकास हुआ। अब यही है ना, देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा जो मैदानी इलाका है, बिहार से लेके इधर देख रहे हैं ना इधर, ठीक है, पूरा पंजाब से लेके इधर बिहार, बंगाल तक पूरा मैदानी इलाका है। अब यही लोग धीरे धीरे आएंगे इधर,
बिहार यूपी की तरफ आएंगे और आके फिर से एक बड़े साम्राज्य का डेवलपमेंट करते हुए नजर आएंगे। अर्थात यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा मगध साम्राज्य। तो जब मगध साम्राज्य जब बना तो उसके समकालीन बाकी अन्य क्षेत्रों में कई सारे साम्राज्य ही बना, जैसे कि वैशाली का नाम आएगा। वैसे ही इधर आएंगे, इधर मध्य प्रदेश की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे उज्जैनी साम्राज्य हो जाएगा, कौशल। वैसे ही ठीक है, अंग हो जाएगा, ठीक है, अंग के साथ इधर इधर ऊपर आएंगे तो मत्स्य हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आगे चल के जब पढ़ेंगे बुद्ध काल के समय, तो 16 साम्राज्यों का, महाजनपदों का यहाँ पे उदय हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इस मैप के माध्यम से आप लोग देखने समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है नर्मदा नदी, थोड़ा सा इसे देखिए, ठीक है, ये है नर्मदा नदी। इधर हो जाएगा किरथर की पहाड़ियाँ, और इधर जब नीचे आएंगे इधर देख पा रहे हैं यहाँ पे किरथर सुलेमान, और ये है यहाँ पे, यहीं ये सिंधु नदी देख पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी जो नदी है सिंधु नदी, लगभग उत्तर पश्चिम भारत को ये बांटते हुए नजर आएगी। ऊपर से इधर गारो पहाड़ियाँ है, इधर इस साइड में थोड़ा सा हट जाता हूँ, इधर गारो पहाड़ियाँ, उसके बाद से यहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है, सबका सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे इसी से रिलेटेड, ठीक है, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, आप ही लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। लगभग आज से देखा जाए तो 4700 साल पहले जो नगरों का विकास हुआ, हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, तो सब ये सिंधु नदी के किनारे के आसपास का क्षेत्र था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। अब खुद सोचिए, 5000 वर्ष पूर्व हुआ था गंगा किनारे के आसपास, या 2500 वर्ष पहले हुआ था। आज से 2500 वर्ष पहले मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल और केवल एक, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका केवल और केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल आसान है, सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था मगध का क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा मगध का क्षेत्र था, यही था, ठीक है, मगध का क्षेत्र बिल्कुल गंगा नदी के किनारे। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। अब चूंकि हम लोग एक देश के अंतर्गत बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं उप महाद्वीप की यात्राओं के कारण। चूंकि इतना तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि पूरे विश्व में जो आदि मानव का धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो जब विकास हो रहा है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह तो लोग जा रहे थे। कैसे नर्मदा नदी में रहने वाले लोग देख पा रहे हैं बाकी अन्य जगहों पे गए, सुलेमान किरथर की तरफ भी लोग गया, फिर सुलेमान किरथर से यहाँ पे लोग आया इधर विंध्यन पहाड़ियों की तरफ, फिर सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों की तरफ बसा, फिर गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों की तरफ आया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इंसान का जो मूवमेंट यहाँ पे हो ही रहा है, तो बाकी विश्व के अन्य जगहों पे तो हो रहा होगा। मिस्र में हो रहा था, चाइना में हो रहा था, बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं आपको जानने के लिए मिलेगी जब मैं पूरा आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी लिमिटेशन है 6 क्लास की हिस्ट्री में है, तो समझने का प्रयास कीजिए। उप महाद्वीप की यात्राओं के कारण देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे सब अपने सामान को इकट्ठा करके बांध के अगर लोग जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पे कारण हो सकता है। पहले भी लोग जाते थे, लेकिन उन कारणों को जानने से पहले आपको मैं समझाता हूँ कि उप महाद्वीप किसे कहते हैं। ये मन में आना चाहिए आपका, उप महाद्वीप किसे कहते हैं। तो पूरा का पूरा ये देख पा रहे हैं 7 का 7 महाद्वीप है। अब सोचिए आप, ठीक है, कि अगर आप बोलेंगे कि हम एशिया में रहते हैं, अगर बोलेंगे आप कि हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया आपको पहचान में आ रहा है, ये है बड़ा सा, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये जो, ठीक है, लगभग रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, पिंक कलर में पूरा ये दिया हुआ है, गुलाबी कलर में देख पा रहे हैं पूरा एशिया है। बोल लेंगे एशिया में रहेंगे, क्या कोई समझ पाएगा कि एशिया में आप कहाँ रहते हैं? बस इतना पता है कि एशिया में कहाँ रहते हैं। ठीक वैसे ही है जैसे आप बोलते हैं हम भारत में रहते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन मिला कि आप एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं, नहीं पता चला। भारत में आप बोला जाएगा कि आप भारत में रहते हैं, तो भारत में फिर बोला जाएगा कहाँ पे रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं।
तो बोलेंगे हम ठीक है बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। फिर उसके बाद बोला जाएगा कि बिहार में कहाँ रहते हो, फिर बोला जाएगा पटना में रहते हैं, पटना में। फिर बोला जाएगा पटना में कहाँ रहते हो, तो फिर आपको आना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे आना होगा। पटना का जो ब्लॉक है, फिर ब्लॉक से फिर पंचायत लेवल पे आना होगा, पंचायत लेवल पे तब जाके पता चलेगा अच्छा गांव में रहते हो, तब ना जाके आपका गांव, आपके घर की यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन की तलाश की जाएगी। अब यही आपको इसको समझना है कि पूरा का पूरा अगर एक यहाँ में महाद्वीप है तो इस महाद्वीप को कई सारे भागों में यहाँ पे बांटा गया, एक ही महाद्वीप को कई सारे भागों में बांटा गया है, उसी को बोला जाता है उपमहाद्वीप। जैसे यहाँ पे पूरे पूरे एशिया महाद्वीप को कई सारे भागों में बांट दिया गया है। अब सपोज करिए आप, ये है पूरा एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये है पूरा एशिया महाद्वीप। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, देख पा रहे हैं आप लोग। अब ये पूरा पूरा एशिया महाद्वीप है, अगर बीच से हम लोग इस टाइप का लाइन खींच देंगे, ठीक है, तो ये वाला जो भाग कौन हो जाएगा, खुद सोच के देखिए। ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, यही होगा यहाँ पे। अब खुद सोच के देखिए आप, ऊपर का जो भाग है रसिया, किस में आ जाएगा, नॉर्थ एशिया में आ जाएगा। पश्चिम का जो भाग इधर सऊदी अरेबिया देख पा रहे हैं, इधर सब यहीं पे खतरनाक खतरनाक देश है, सीरिया, लेबनान, सब किधर आया जाएगा, वेस्ट एशिया में आएगा। और भारत कहाँ आ रहा है, नीचे देख पा रहे हैं आप, इधर भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अब भूटान है यहाँ पर, ठीक है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, सब ये आएगा साउथ एशिया में आएगा। और बीच में भी ये जो कुछ देश है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारा देश है, ये सबको सेंट्रल एशिया में रखा जाता है। चाइना हो गया इधर, जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ये सब ईस्ट एशिया में आएगा। और साउथ ईस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख पा रहे हैं, साउथ माने दक्षिण में है और पूरब में भी है, तो इसको बोलाता है साउथ ईस्ट एशिया। इन सारे ही रीजन को अभी से आपको ध्यान में रख के चलना है, अदरवाइज आगे वाले दिनों में बोला जाएगा कि साउथ ईस्ट एशिया का देश है, तो पता लग पाएगा ना कि इधर म्यांमार से लेके इधर वियतनाम से लेके पूरा पूरा बीच में जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कंट्री है, सब ये साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट है। तो अभी से आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना है। अब यहाँ पे सपोज करिए कि अब जब इतना सारा महाद्वीपों में जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा है तो लोग आएंगे कि जाएंगे नहीं, साउथ वाले ये जो, ठीक है, साउथ एशिया वाले लोग, भारत के लोग इधर जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, मध्य एशिया की तरफ जाएंगे, चाइना में भी जाएंगे, वो लोग भी आएगा, हम लोग भी जाएंगे। तो जाने आने में क्या लग रहा है कि रास्ता इतना आसान होगा? आज की तरह क्या प्लेन का विकास हो चुका था, बस ट्रेन का विकास हो गया था? आज के समय में क्या बड़े बड़े जो जहाज़ों का विकास हो गया था? नहीं, उस समय बिल्कुल इन सारी चीज़ों का विकास नहीं हुआ था, बल्कि अपना पैरों के बल पे उनको जाना पड़ता था और यहाँ पे आसान नहीं होता था, क्योंकि इन सबको यहाँ पे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने के लिए बड़ी ही विषम परिस्थितियों से लोगों को गुजरना पड़ता था। पर्वतों को, पहाड़ों को, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र, इन सारे ही चीज़ों को लांघ के तब जाके लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे लोग पहुँचते थे। ठीक है, क्यों पहुँचते थे? पहला कारण था काम की तलाश। देख पा रहे हैं कारण, काम की तलाश आज भी जो दिखाई देता है हमें, काम की तलाश में लोग देख पा रहे हैं। बिहार से कितनी बड़ी मात्रा में लोग दिल्ली आते हैं, पंजाब, इधर गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं कमाने के लिए, दक्षिण भारत में जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। प्राकृतिक आपदा, सपोज करिए कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो भी एक समस्या का कारण रहता है, लोग उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। विजय हासिल करने के लिए, जिसे सिकंदर चाहता था कि हम पूरे विश्व में अपना विजय स्थापित करें, तो उसका एक अलग ही मामला था कि हमको क्या करना है, विजय हासिल करना है। वैसे ही बहुत सारे व्यापारी लोग थे यहाँ पे, व्यापार जैसे हड़प्पा काल को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हड़प्पा काल का व्यापार था मिस्र से होगा, ईरान के क्षेत्रों से होगा, तो उस समय व्यापार के लिए लोग था। बहुत सारे भी धार्मिक गुरु भी थे, बहुत सारे धर्म, समझ रहे हैं ना, शुरू में बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि वर्तमान में जिसे हिंदू धर्म कहा जाता था, यानी कहा जाता है, उसका जो मूल रूप है आपको सनातन धर्म में देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से जाएंगे इधर पश्चिम एशिया की तरफ, तो वहाँ पे ठीक है पारसी धर्म, जरथुस्ट्र धर्म जिसे बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, तो फिर वहीं है बुद्ध
धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म, आने वाले समय में मुस्लिम धर्म आ गया, फिर से और आगे आएंगे तो सिख धर्म आ गया। तो धार्मिक गुरुओं के द्वारा यात्राएं की जाती थी। जब अंग्रेज लोग भी भारत में आया, पुर्तगाली सब भारत में आया, डच सब भारत में आया, तो बहुत सारे धार्मिक गुरु सबके साथ आया ताकि भारत के लोगों को ईसाई बनाया जा सके। तो कारण था कि नहीं, जहाँ जाएंगे लोग, पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पे ये लोग जाएंगे अपना ज्ञान ये लोग बांटेंगे, लोगों को बोलेंगे कि हमारे धर्म को क्या करो, मानो। वैसे ही यहाँ पे उत्सुकता बात आज होता है ना कि चलो कहीं टूर में चलते हैं, एडवेंचरस टूर में चलते हैं। भारत के लोग बड़ी मात्रा में यूरोप की यात्रा करने जाते हैं, यूरोप के लोग भी भारत में यात्रा करने आते हैं। उत्सुकता वक्त एक एडवेंचरस, ताकि पूरी दुनिया को हम लोग जान पाएँ। तो कारण बहुत सारा होता है यात्रा करने का, आज भी है। जैसे कि अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे कि नंबर 1 है सांस्कृतिक प्रभाव। आने वाले दिनों के लिए ये इतना बड़ा आपका शब्द बनने वाला है कि पूरा पूरा सिविल सर्विस के दरमियान ये 4 शब्द आपका जान नहीं छोड़ेगा। और इन 4 शब्दों का मतलब आप अभी समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सांस्कृतिक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा धर्म से, धर्म के साथ साथ खान पान, रहन सहन, परिधान, ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रभाव। अब सपोज करिए चाइना वाले लोग भारत में आ रहे हैं, भारत के लोग चाइना जा रहे हैं, तो धर्म का प्रभाव एक दूसरे पे दिखाई दे रहा है। खान पान, आज वर्तमान में मोमोज, चिकन, बर्गर सब भारत में चल रहा है, पिज्ज़ा चल रहा है। तो ये भारतीय सभ्यता का देन नहीं है, कहीं न कहीं हमने कहीं और से इस चीज़ को लिया है। हम लोग गए हैं, वे लोग आए हैं। परिधान देख पा रहे हैं यहाँ पे, कपड़ों की जो वेशभूषा है, चाइना में किस तरीके से पहना जाता है, दक्षिण भारत में किस तरीके से धोती कुर्ता पहना जाता है। वहीं उत्तर भारत में देखेंगे तो ठंड अधिक पड़ती है, तो उसके अनुसार कपड़ा पहना जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा ये जो पृथ्वी है, ये है बीच में विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में चूँकि गर्मी अधिक होती है, तो पहनने का जो परिधान होता है वो भी सूती कपड़ा पतला पतला होगा। अब क्या यूरोप में इस तरह का कपड़ा पहन के रहा जा सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर ठंड के दिनों में माइनस हो जाता है? तो समस्या होगी कि नहीं होगी। वे लोग अपने हिसाब से परिधान को बनाएंगे, खाना भी वहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से खाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आगे चल के जब पढ़ेंगे आप, तो भूगोल का भी प्रभाव इतिहास पे पड़ता ही पड़ता है। भूगोल निर्धारित करता है कि कहाँ का इतिहास कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद सामाजिक गतिविधियों की हम लोग बात कर लें। जैसे सामाजिक गतिविधियों में बहुत सारा यहाँ पे हम लोग बात कर लें, चाहे जाति के साथ साथ कोई यहाँ पे नस्ल हो गया, गोरा काला। इसके अलावा यहाँ पे वर्ग भेद की बात कर ले, कोई अमीर है गरीब है, तो ये सब आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा। आर्थिक गतिविधियों की बात कर ले, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों में भारत में मान के चलिए कि रुपया चल रहा है, और सारे अमेरिका वगैरह में डॉलर चल रहा है, यूरोप में यहाँ पे यूरो चल रहा है, येन चल रहा है, दिरहम चल रहा है। तो अलग अलग देशों में जो आर्थिक प्रणाली है अलग अलग है। यहाँ पे कोई देश, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, आज वर्तमान में जो पश्चिम एशिया का जो देश है, सऊदी अरब, ईरान, देख तेल बेच के लोग अपना अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था तेल वाली है। तो समझना है ना आपको। वैसे ही राजनीतिक प्रक्रिया में देखेंगे तो कोई देश का रूपरेखा किस तरीके से निर्धारण होता है, ये राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखेंगे। जैसे कि बहुत सारा देश अभी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था से युक्त है, राजतंत्रात्मक, राजा ही सब है। लेकिन भारत में क्या है, लोकतंत्र है। अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत में जहाँ प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वहीं अमेरिका में प्रमुख प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति होता है। तो राजनीतिक गतिविधियाँ भी वहाँ पे अलग अलग है। आगे सब आपको जानने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो आज भी जो यात्रा का कारण है, जो पहले था वो कारण आज भी मौजूद है। बड़े मात्रा में आज लोग यात्रा करते हैं, काम की तलाश में लोग जाते हैं, व्यापार करने के लिए लोग जाते हैं, एडवेंचरस टूर के लिए लोग जाते हैं। तो आज भी यात्रा करने का कारण यही होता है। और मूल कारणों में देखा जाए तो आज के समय में क्या है, पैसा कमाना। देख पा रहे हैं, पैसा कमाना, हर जगह आपको पैसा दिखाई देगा। पूरा जो सातों के सातों जो महाद्वीप है, लोग आते हैं जाते हैं एक दूसरे के जगह, है कि नहीं है, लोग जाते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है कि हर जगह बाउंड्री लाइन है यहाँ पे। कोई भारत है, कोई अमेरिका है, कोई यहाँ पे, ठीक है,
ऊपर कनाडा है, कोई इधर अफ्रीका का क्षेत्र है। तो अगर लोग एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे नहीं जाएंगे, उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। तो प्रभाव आप थोड़ा ध्यान से इनके चेहरों पे देखने की कोशिश कीजिए, इनके रंग पे, हाइट पे, कद काठी पे, पूरी पूरी जो बॉडी की जो संरचना है उस पर नज़र डालने की कोशिश कीजिए। यही है, इसी को बोला जाता है डाइवर्सिटी, विविधता। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि सब एक दूसरे से परिचित होंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है। पहनने का तरीका भी यहाँ पे आपको लगभग लगभग कई प्रकार का दिखाई दे रहा होगा। यही है, विविधता बोलते हैं इसी को, और इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एक दूसरे के चीज़ों को हम लोग जानेंगे और जो चीज़ें हमको अच्छा लगेगा उसको हम लोग अपनाएंगे और आज तक दुनिया में यही होता आया है, आगे भी यही होगा। तो आई होप चीज़ों को समझ रहे हैं कि विविधता किस तरीके से, जब एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह के लोग तीसरे जगह जाते हैं, आपस में जब लोग मिलते हैं जुलते हैं, तो किस प्रकार से एक सामाजिक संस्कृति का, जिसको भारत में बोला जाता है डाइवर्सिटी, एक विविधता मूलक समाज का पूरी तरीके से उदय होता है। अब यहाँ पे आप देखने का प्रयास कीजिए देश का नाम। देश का नाम इन द सेंस कि आज वर्तमान में जिसे हम लोग भारत बोलते हैं, तो भारत ये नाम कहाँ से आया। इंडिया बोलते हैं, इंडिया ये नाम कहाँ से आया, कभी आपने सोचा है। अमेरिका का नाम अमेरिका ही क्यों है। पूरे आप थोड़ा सा इस मैप को देखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग मैप है। हर महाद्वीपों के अंतर्गत जितना भी देश है सबको इसमें शामिल किया गया है। देखिए इधर ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत देख रहे हैं। नीचे श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे इसको दिखाने का उद्देश्य क्या है मेरा, कि हर देश ने अपनी एक सीमा निर्धारण कर लिया है, सीमा निर्धारण कर लिया है। जैसे कि भारत की सीमाएं है कि नहीं है। दक्षिण में देखा जाए पूरा पूरा हिंद ओशियन, पूरब में देखा जाए बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। वैसे ही अगर स्थल भागों को देखा जाए तो लगभग, ठीक है, इधर पूरब की तरफ देखेंगे तो म्यांमार आपको दिखाई देगा, उधर उत्तर की तरफ देखेंगे तो चाइना है, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो इधर पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम की तरफ। तो ये सारी जो सीमा जो निर्धारण है, देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से किया गया है। अब यहीं पे आपको समझना है कि अगर एक देश का व्यक्ति कहीं दूसरे देश में जा रहा है तो फिर उसको वीज़ा की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है, परमिशन लेना होगा कि हमें वहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इस प्यारे से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। यही है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यही है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं भारत की पूरे जो मैपिंग सिस्टम है, जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, उसको यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है पूरब में, इसी को बोला जाता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये है अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, और नीचे आपको मिल जाएगा हिंद ओशियन, हिंद ओशियन। ठीक है, और इधर इधर जो देख रहे हैं, इधर म्यांमार के एक सीमा बनाता है, एक बड़ा पहाड़ी है जिसका नाम है अराकोमा की पहाड़ियाँ, अराकोमा की पहाड़ियाँ। ये वाला जो इलाका है, ये वाला देख पा रहे हैं, आपको पता है यही है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 8,800, लगभग 50 मीटर के आसपास हो गया है। ऊंचाई 8 किलोमीटर से अधिक है। अब 8 किलोमीटर दूरी को आप एज्यूम कीजिए, अगर आप ऊंचा कर देंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी अधिक होगी। और हिमालय की ऊंचाई का भारत को बड़ी मात्रा में फ़ायदा मिलता है, इसीलिए हिमालय को भारत का बाप का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इधर से बहुत सारी जो पवनें आती है, ठंडी पवनें, अगर ये पौने अगर हिमालय को क्रॉस कर जाती तो ठंड के दिनों में भारत का टेम्परेचर माइनस हो जाता, भारत बर्फ़ जम जाता, सोचिए। लेकिन उन ठंडी पवनों को आकर रोक देती है, साइबेरियन पवन बोलते हैं इसको। भारत में जब मानसून होता है तो इधर बिहार और यूपी में जो भी सीमावर्ती इलाका में मानसून कराने का श्रेय हिमालय को दिया जाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो सारा मानसून इधर से निकल के सीधे चला जाता और चाइना में जाकर भारी वर्षा करा देता। समझ पा रहे हैं यहाँ पे भारत के लिए हिमालय कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तब खुद सोच के देखिए कि क्या पानी के रास्ते कोई एंशिएंट एरा में
प्राचीन काल में कोई आता, इधर से तो कोई आने का सवाल ही नहीं था, इधर से भी आने का बहुत अधिक सवाल नहीं था, हिमालय को तो कोई लांघ ही नहीं सकता था। आज भी ये स्थिति वहीं बनी हुई है कि हिमालय को कोई लांघ के आ जाए, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, इधर था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, और यहीं पे है आपको देखने के लिए मिल जाएगा हिंदुकुश की पहाड़ियाँ। नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, हिंदुकुश की पहाड़ियाँ। हिंदुकुश की पहाड़ियाँ, माना जाता है कि हिंदुकुश की जो पहाड़ियाँ है बहुत ऊंची नहीं है हिमालय पर्वत की तरह, और बीच से बहुत सारा दर्रा है। दर्रा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसा सरकरा भाग जिससे आसानी से पार करके पहाड़ को जाया जा सकता है। जैसे कि इधर बहुत सारा दर्रा है भारत में, थाल घाट, भोर घाट दर्रा। इन्हीं दर्रों से पार करके, हिंदुकुश की पहाड़ियों को पार के बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आना यहाँ पे शुरू कर दिया, और उसके बाद से धीरे धीरे नाम कैसे भारत में परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जानने का यहाँ पे प्रयास कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत इमेज दर्शाया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस इमेज को ध्यान से देखिए, यही है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सिंधु नदी को मैंने बताया था इतनी बड़ी विशाल नदी है कि इसको कोई क्रॉस करके उस समय पार करके इधर आ जाए, पूरब के क्षेत्रों में आ जाए, ये लगभग असंभव के बराबर था, इतना आसान नहीं था। जैसे कि गंगा नदी को पार करना कितना समस्या है, वैसे ही सिंधु नदी को पार करना बहुत बड़ी समस्या थी। आज के समय पुल वगैरह नहीं बना था इसमें। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहीं पे सिंधु नदी के आसपास मैंने बताया था कि हड़प्पा काल हुआ करता था। ये ध्यान रख से देखते चलिए, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था यहीं पे हड़प्पा काल हुआ। हड़प्पा काल, हड़प्पा काल जब खत्म हो गया तो यहीं पे हुआ वैदिक काल। वैदिक काल थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, नज़र डालने की कोशिश कीजिए। वैदिक काल, वैदिक काल। अब इसी वैदिक काल में एक माना जाता है कि एक बहुत ही शानदार, ठीक है, कह सकते हैं कि जो समाज था ऋग वैदिक काल में, खासकर बिल्कुल एक कबीलाई समाज यहाँ पे हुआ करता था, कबीलाई समाज। उसी कबीलाई समाज में एक जो कबीला का जो प्रमुख हुआ करता था, जिसको माना जाता है, कौन था? भरत। ध्यान रखिएगा, भरत। और वैदिक समाज था, नाम से ही लग रहा होगा वैदिक। तो बड़ी मात्रा में इस कबीलाई समाज में देखा जाए तो जो ऋषि मुनि यहाँ पे हुआ करते थे, ऋषि मुनि जो भी ब्राह्मण लोग यहाँ पे हुआ करते थे, बड़ी मात्रा में हुआ करते थे। ये लोग संस्कृत भाषा का यूज करते थे, संस्कृत भाषा का ये लोग यूज करते थे। लगभग अगर आज का अगर, ठीक है, समय देखा जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो लगभग समय भी बहुत पीछे यहाँ पे नहीं जाएगा, लगभग आज से लगभग कह सकते हैं कि 3000 साढ़े 3000 साल पहले। अब माना जाता है कि इसी भारत के नाम से, इसी भारत के नाम से आगे चल के भारत का नाम, ठीक है, भारत का नाम मैंने भारत के कबीलाई के नाम से भारत नाम हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग थे, माना जाता है कि इन्हीं लोगों को क्या बोला गया यहाँ पे, ठीक है, भारत बोला गया। और भारत बाद में आगे चल के पूरे संपूर्ण जो भूमि है इसके लिए प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा। और इसकी जो एविडेंस है, जो साक्ष्य हैं, यहाँ पे जो संस्कृत भाषा में बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखा जा रहा था, जो वेद लिखा जा रहा था, जैसे कि एक वेद का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ऋग्वेद। 4 वेदों की रचना की गई थी। इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना की गई थी। और ऋग्वेद में यही साक्ष्य मिलता है कि भारत नाम से यहाँ पे नाम क्या हो गया? भारत नाम हो गया। तो यहाँ पे रहने वाले कौन लोग थे यहाँ पे, ठीक है, भारत कबीला था, आगे चल के इसके वजह से नाम यहाँ पे क्या हो गया? भारत पड़ गया, ठीक है। आज से अगर लगभग देखा जाए तो 3500 साल पहले, ध्यान रखिएगा, आज से लगभग 3500 साल पहले। अब देखिए, अब आगे चल के धीरे धीरे आगे चल के अब यही आपको समझना है कि धीरे धीरे कई सारे विदेशियों का भारत में आक्रमण होने लगा। ध्यान से देखते चलिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे, यहीं पे ईरान था, अख़मनी एम्पायर। यहाँ पे सबसे पहले जो अटैक किया था भारत पे ईरानियों ने, सबसे पहले विदेशी जो आक्रमण हुआ था, विदेशी जो भारत में जो आक्रमण हुआ था, नंबर 1 वो आक्रमण कौन था? यहाँ पे ईरानियों के द्वारा किया गया था।
ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानियों की भाषा थी यहाँ पे अरामाइक भाषा। अरामाइक भाषा, ध्यान रखिएगा, अरामाइक भाषा के लोग प्रयोग करता था। इसी समय एक डेरियस प्रथम नाम का शासक था, अभी आपको लिखना नहीं है, आगे चल के फिर से आएगा। इसी ने अटैक किया था भारत पे। तो ये जो भारत पे जब ये लोग अटैक करता था तो सिंधु नदी को क्रॉस करना इन लोग के लिए आसान नहीं था। और ये लोग सिंधु नदी को, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी को ये लोग सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता था, बोल ही नहीं पाता था ना। जैसे आज भी अगर आप बोलेंगे, अगर बिहार के यूपी के अगर इंग्लिश बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है वो विदेशों वाली आप पे बात नहीं होगी, कुछ ना कुछ लगेगा, उच्चारण अजीब सा। तो ये लोग सिंधु नहीं बोल पाता था, ये लोग सिंधु नदी को इंडस बोलता था, इंडस, या फिर इसको लोग हिंदोस बोलता था, हिंदोस। और फिर इसके जो पूरब में रहने वाले लोगों को ये लोग क्या बोलता था, इंडिया बोलता था। कि पूरब में रहने वाले जो लोग हैं ये लोग कौन है, इंडिया के लोग हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, इंडस हिंदोस से नाम क्या हो गया, इंडिया हो गया। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, पूरा पूरा मैप देखिए। ए है अरब सागर, अरब सागर, ए है रेड सी, ए है, ठीक है, पर्शियन गल्फ, ए है मेडिटेरियन सी। और इसी मेडिटेरियन सी में तुर्की के जस्ट इधर आपको एक बड़ा क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएगा, यूनान का क्षेत्र, जिसको ग्रीस बोला जाता है। वहीं से मैसेडोनिया से अरस्तु का चेला, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, अरस्तु, प्लेटो, सोक्राट, ठीक है, सोक्रेट, सुकरात। तो अरस्तु का बहुत ही फेवरेट चेला था सिकंदर। सिकंदर यहीं से अटैक करना शुरू किया। विश्व विजेता की चाह ने ईरान को रौंदते हुए, ध्यान से देखते चलिए, ईरान को रौंदते हुए वो कहाँ आ गया, भारत आ गया, भारत आ गया। और यहाँ पे जब विदेशी आक्रमण नंबर 1 कौन आया, यहाँ पे यूनानी लोग आया, यूनानी लोग आया। तो यूनानी लोगों की भाषा कैसी थी, ग्रीक भाषा थी, ध्यान रखिएगा। इनकी भाषा जो हुआ करती थी ग्रीक भाषा थी, तो ये लोग ग्रीक भाषा बोलता था। तो यहाँ पे जब आया तो आपको पता होगा कि पोरस नाम का शासक हुआ करता था, पोरस सिकंदर की लड़ाई ज़बरदस्त हुई थी। तो ये लोग भी सिंधु नदी को सही तरीके से बोल नहीं पाता था, इंडस बोलता था, हिंदोस बोलता था। और इसके पूरब में रहने वाले जो लोग थे, ये लोग क्या बोलता था, इसको इंडिया बोलता था, कि इंडिया के लोग हैं। तो यहाँ से हमें 2 नाम देखने के लिए मिला, इंडिया विदेशियों के द्वारा बोला गया, और भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत से यहाँ पे क्या हो गया, भारत हो गया। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं मैप के माध्यम से। यही ये मैप, यहीं से आक्रमण होता था, देख पा रहे हैं, यहीं से आक्रमण इधर चालू था। यही है सिंधु नदी, देख पा रहे हैं ना, यही है सिंधु नदी। तो यहीं पे भरत कबीला की वजह से भारत नाम हो गया। और जो ईरानी आक्रमण आके सब यहीं तक सीमित हो जाता था, सिंधु नदी को ये लोग पार ही नहीं कर पाता था। अब आइए थोड़ा इसी से रिलेटेड, ठीक है, हम लोग कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला प्रश्न है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। 2500 वर्ष पहले, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ईरानियों और यूनानियों ने भारत को क्या कहा, हिंदोस अथवा इंदोस, इसके नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को क्या कहा, इंडिया को कहा। तो सिंधु को के लोग क्या बोला, हिंदोस अथवा इंदोस, और इसके पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या बोला, तो इंडिया कहा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है, बिल्कुल मैंने पढ़ाया अभी आपको। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे इतनी सारी बातें हो गई तो आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा होना चाहिए कि आखिर हम इतनी पुरानी बातों को कैसे जान रहे हैं। आखिर कुछ न कुछ बात होगा तब तो हम जान पा रहे हैं। अगला हेडिंग है, अतीत के बारे में कैसे जानें। और थोड़ा इस वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इनके पास छोटे छोटे हथियार हैं, छोटे छोटे चीज़ों के लोग बड़ी बारीकी से ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो लड़की है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जो महिला है, हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से नोट करते हुए नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है, तो इन्हीं लोगों को बोला जाता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट।
पुरातत्वविद बोला जाता है। ये लोग जासूस की तरह हर एक चीज़ों को खोजबीन ये लोग करता है और खोजबीन करने के बाद उसका पूरा विस्तृत विवरण बनाएगा सब। मान के चलिए कि अगर कहीं पे तलवार मिल गया, भाला मिल गया, तो इन लोग उसका मूल्यांकन करेगा कि तलवार भाला का प्रयोग उस समय क्यों किया जाता था, आज क्यों किया जाता है। उसके आधार पे फिर से जो भी इतिहास वगैरह है सब यहाँ पे लिखा जाता है और उसी इतिहास को आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इतिहास के कई टाइप के स्रोत होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है स्रोत। ठीक है, जैसे इतिहासकारों द्वारा इन्हीं स्रोतों के आधार पे इतिहास का लेखन किया जाता है। जैसे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा पांडुलिपि, अभिलेख, और उसके बाद यहाँ पे पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविदों को तो अभी आप लोगों ने देखा है। अब नंबर 1 हम लोग जान लेते हैं कि पांडुलिपि यहाँ पे क्या होता था, पांडुलिपि क्या होता था। तो इस इमेज से आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि पांडुलिपि का मतलब यहाँ पे क्या होता था। ठीक है, तो पांडुलिपि देखिए यहाँ पे हाथ से इसको लिखा जाता था, इसको बोला जाता था मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट अर्थात इसको हाथ से लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट एक, ठीक है, लैटिन भाषा की शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा। ठीक है, आगे चल के देखेंगे आप लोग। ठीक है, इटली वगैरह में, रोमन साम्राज्य में इसका प्रयोग किया जाता था, रोमन साम्राज्य में इसका प्रयोग किया जाता था लैटिन भाषा का मैन्युस्क्रिप्ट। अब इसकी थोड़ा बनावट हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे इसको लोग बनाता था। तो मैंने बताया था कि जो ऋषि मुनि जो लोग थे सिंधु नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, इन्हीं सारे क्षेत्रों के बीच रहते थे, जो कि इनके बीच बहुत बड़ा क्षेत्र आता है हिमालय का क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में ऋषि मुनि गए, शानदार मौसम, वहाँ पे बैठ के एकदम कड़ी मुद्रा में लोग, ठीक है, योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और बहुत सारी बातों को अपना लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो माना जाता है कि इसकी जो बनावट है, हिमालय में एक वृक्ष मिलता है जिसका नाम है यहाँ पे भुर्ज नामक वृक्ष। भुर्ज नामक वृक्ष की यहाँ पे छाल होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी छाल होती है। ठीक है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से ये लोग छाल को निकाल लेता था वृक्षों से और उसको बड़ी मात्रा में सुखा सुखा के उसमें फिर ये लोग क्या करता था, तो जो भी उस समय, ठीक है, कलम से, स्याही से, उस समय स्याही भी आज वर्तमान में जैसा स्याही नहीं था, प्राकृतिक स्याही होता था, बहुत सारे पौधों का रंग वगैरह, उससे वो लोग क्या करता था, लेखन शैली करता था इन पांडुलिपियों में। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ताड़पत्र भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ताड़पत्र इसको बोला जाता है। आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या होता था। तो लगभग पांडुलिपि को अगर देखा जाए, ठीक है, तो लगभग माना जाता है कि 1000 साल पहले, ठीक है, इसकी लिखावट बनावट सब यहाँ पे शुरू यहाँ पे हो गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसमें लिखा क्या जाता था। कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा जाता ही होगा। तो इस पुस्तकों में जो यहाँ पे लिखावट जो होता था, जो लिखावट होता था, या फिर जो विषय वस्तु जो होता था, विषय वस्तु जो होता था, जैसे कि बड़ी मात्रा में इसमें धार्मिक मान्यताओं को लिखा जाता था, धर्म से संबंधित बहुत सारी कहानी को लिखा जाता था। कहानी के साथ साथ कविता, नाटक सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये बड़ी मात्रा में कहाँ से मिला है, तो मंदिर और बिहारों से मिला हुआ है। हिंदू धर्म में मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ पे बुद्ध धर्म में, ध्यान रखिएगा, बिहार प्रसिद्ध है, जहाँ पे भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। पहाड़ों को काट काट के बनाया जाता था बुद्ध या फिर जैन धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए। अब यहाँ पे इसकी भाषा क्या होती थी, भाषा भी आपको समझना है। तो भाषा के रूप में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाषा थी, जैसे कि नंबर 1 संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में जो ब्राह्मण लोग प्रयोग करते थे। जो भी आगे चल के देखेंगे, बुद्ध वाले लोग आए, जैन धर्म वाले लोग आए, तो बड़ी मात्रा में लोग, ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ध्यान रखिएगा, प्राकृत। आगे चल के पाली भाषा का भी प्रयोग किया गया। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में पांडुलिपियों को बनाया गया, तो वहाँ पे तमिल भाषा का प्रयोग होता था, तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन खुद सोचिए, क्या ये सारी जो चीज़ें हैं आज वर्तमान में अपने मूल रूप में मिल पाएगी?
बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। अगर क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि यहाँ पे वृक्षों के छाल से बना हुआ है, कुछ समय के बाद ये खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसका कुछ साक्ष्य देखने के लिए मिल जाता है। और मैंने बताया कि इतिहासकारों के द्वारा इसको पढ़ के फिर वे इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन पांडुलिपियों में क्या लिखा गया था। तो इसीलिए तो जान रहे हैं कि धार्मिक बातें थी, कहानी लिखा जाता था, कविता, नाटक, ये हम कैसे जान रहे हैं? उन्हीं लोगों की, इतिहासकारों की मदद से हम लोग आज यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करिए ऐसे ही। अब एविडेंस मिलता है अभिलेख। तो अभिलेख का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पे कठोर से जो सतह होता है, कठोर सतह, जैसे कि यहाँ पे पत्थर हो गया, पत्थर के साथ साथ लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, लोहा, चूँकि कठोर सतह होता है, इन कठोर सतहों पे छेनी हथौड़ा से एक एक शब्दों को बड़ी बारीकी से लिखाया जाता था। लिखाता कौन था? शासक लिखाता था। चूँकि शासक का एक बड़ा एरिया होता था और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उस समय लाउड स्पीकर नहीं था, संविधान नहीं था, कैसे पहुंचाएगा वो? तो अपनी बातों को अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए शासक पत्थरों में या फिर लोहों में ये लोग, ये ठीक है, नक्काशी करवाता था, उत्कीर्ण करवाता था अपनी बातों को। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग, ठीक है, पत्थर देखेंगे तो कई सारा आपको पत्थर देखने के लिए मिल जाएगा। अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे लिखवाया जाता था, जिस भाषा में जिस क्षेत्र के लोग जानते हैं। जैसे कि दक्षिण में देखा जाए तो तमिल फेमस है, तो तमिल में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इधर देखा जाए तो ईरानी लोग आया था, यूनानी लोग आया था, ग्रीक और माइक भाषा फेमस था, तो वहाँ वो देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे ही आपको देखना होगा, यहाँ पे समझना होगा। तो शासक उत्कीर्ण करवा था अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी जनता तक इस चीज़ को पहुँचाने के लिए। ठीक है, शासक इसमें विजयी बातों को अपनी, शासक कहीं से विजय करके आया तो अपनी विजय को रखेगा ना लोगों के पास, ताकि लोगों के पास जाए, उसकी जो प्रतिष्ठा है और बढ़ जाए कि हमारा शासक परम प्रतापी है यहाँ पे। तो विजय जैसे चीज़ों का भी लोग उल्लेख करवाता था। अब ऐसे ही एक अभिलेख मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो अफगानिस्तान के क्षेत्रों से एक अभिलेख मिला हुआ। अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है कंधार, कंधार से जो अभिलेख मिला हुआ है, उस अभिलेख में ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया है। तो क्यों किया गया ग्रीक और अरमाइक लिपि का? तो चूंकि आपको पता है कि भारत में अटैक हुआ था ईरानियों का, यूनानियों का, बड़ी मात्रा में भारत के पश्चिम क्षेत्रों में लोग रह गया था, रच बस गया था। तो अशोक ने उन तक अपना मैसेज पहुँचाने के लिए उन अभिलेखों में ग्रीक भाषा का प्रयोग किया था, अरमाइक भाषा का प्रयोग किया था, ताकि वे लोग अशोक की बातों को जान सके। ध्यान रखिएगा, अशोक की बातों को जान सके। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि इनमें क्या उत्कीर्ण करवाने के लिए दिक्कत नहीं होता होगा? बहुत दिक्कत होगा। जो भी शिल्पकार जो लोग होते थे, छेनी हथौड़े चलाने वाले, वे एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से लिखने का प्रयास करते थे। पत्थर टूट भी सकता था, निशान ही नहीं आएगा, लेकिन एक बार इसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाएगी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, धूप, बरसात, गर्मी, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से लंबे समय तक लोगों तक ये रह सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुरातत्वविदों के द्वारा। पुरातत्वविदों के द्वारा, तो पुरातत्वविदों का मतलब मैंने बताया था अभी आपको कि बिल्कुल जासूस की तरह, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही जासूस की तरह लोग होता था। देखता था कि कहाँ पे कोई व्यक्ति कोई शिकार कैसे किया है। पहले का व्यक्ति क्या था? आखेटक था, मैंने बताया था, आखेटक मतलब शिकारी। तो शिकारी कैसे जानेगा कि पहले का व्यक्ति कहाँ शिकार किया है? तो कहीं पे जो बहुत सारे जानवरों को कहीं हड्डी मिल जाए तो उस हड्डी का लैब में ले जाके कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से उस हड्डी का आयु का पता लगा लिया जाएगा। अगर कोई हथियार मिल जाएगा तो हथियारों का आयु का पता लगा लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे समझ जाएगा पुरातत्वविद कि हाँ, वहाँ पे हथियार का प्रयोग किया गया, जानवरों का अवशेष मिला है, हो न हो जरूर शिकार किया गया होगा। तो इसीलिए बोला जाता है पुरातत्वविद जो है बिल्कुल ये लोग जासूस की तरह होता है, जासूस की तरह होता है। हर एक चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद एक सही कंक्लूजन, एक सही निर्णय देने का प्रयास करता है। किस तरह के घरों में रहता था, किस तरह के हथियार का प्रयोग करता था, कैसे ये लोग इतना बड़ा बड़ा घर बना लेता था, किस प्रकार का एक मृत भांडों का प्रयोग करता था। जैसे जो मृत भांड है आज से अगर देखा जाए तो लगभग 4700 साल पहले मिला हुआ है। ये लगभग हड़प्पा काल का मृत भांड है, हड़प्पा काल का मृत भांड है। तो इसके भी बारे में पता लगा लेता था।
कौन कौन से गहनों का प्रयोग किया जाता था, मन का बोला जाता है गहनों को। देख पा रहे हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो सिक्का मिला हुआ है, चांदी का सिक्का मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा चांदी का सिक्का मिला हुआ है। आज से लगभग देखा जाए तो 2500 साल पहले बड़ी मात्रा में चांदी का सिक्का मिला हुआ है। वैसे ही यहाँ पे जानवरों का जो अवशेष होता है ना, हड्डी, मछलियों का अवशेष, सब यहाँ पे पता लगा लेता है सब कि किस तरीके से कितना समय पहले इन सारे ही चीज़ों का प्रयोग हुआ था। तो क्या उसके आधार पे लोग नहीं समझ जाएगा कि क्या हुआ था उस समय। वैसे ही अनुमान के आधार पे इतिहास को लिखा जाने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है, पुरातत्व स्रोतों के आधार पे। अब सोचिए यहाँ पे कोई भी क्या वैसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो वर्तमान में प्रयोग नहीं होता था। सारे ही चीज़ों का प्रयोग आज वर्तमान में होता है। घर में रहते हैं, बड़ा बड़ा घर में रहते हैं, आज भी लोग शिकार करते हैं, आज भी हथियार लोग मशीन गन तक आ गए हैं, तोप तक बना लिया गया है। मृदभान में एक से एक मृदभान रह गए। सिक्का देखिए आज भी प्रयोग किया जाता है। तो पहले और आज के सिक्कों में क्या आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा? लेकिन अगर ये सिक्का नहीं बना होता तो क्या आज हम इन सिक्कों को बना पाते? बिल्कुल नहीं बना पाते। यही है मानव मस्तिष्क का विकास किस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे हो रहा था। अब यही है इतिहासकार लोग, ठीक है। एज्यूमिंग कीजिए ये दोनों इतिहासकार हैं, इनके पास बहुत सारे स्रोत आ गया। अब इन स्रोतों को ये लोग क्या कर रहा है, देख देख के इकट्ठा कर करके ये लोग क्या करेगा, इतिहास लिखेगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इसी तरीके से इतिहास को लिखा जाता है और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हम लोग, ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है? ध्यान रखिएगा किसको लेके कह रहा है, पांडुलिपियों को लेके यहाँ पे कह रहा है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बिल्कुल सही है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता था। देख पा रहे हैं अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, ध्यान रखिएगा मेन्यू जिसका अर्थ हाथ है, इसी से निकला हुआ है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है। पांडुलिपियाँ केवल मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मंदिर और बिहार में तो प्राप्त होती है, क्या केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी? नहीं, ये प्राकृत भाषा में भी लिखी गई थी, तमिल भाषा में भी लिखी गई थी। तो इसीलिए डी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। केवल पत्थर पे, ध्यान रखिएगा पत्थर पे। तो अभिलेख का मतलब केवल पत्थर नहीं होगा, पत्थर के साथ लोहा भी हो सकता है, लकड़ी भी यहाँ पे हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके, उनका पालन कर सके। बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कौन सा कथन सही है? केवल और केवल क्या होगा? दो, केवल और केवल दो यहाँ पे सही होगा। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था? किन लिपियों में लिखा गया था? यूनानी और अरमाइक लिपि में। यूनानी और अरमाइक लिपि में इसको लिखा गया था। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अतीत एक या अनेक। अब इसका जो जवाब है अपने आप आसपास अपने समाज को देखने का प्रयास कीजिए। क्या देख रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है कि इस समाज में रहने वाले लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई शिक्षक है। इसका मतलब क्या कि अतीत किसी का भी एक हो सकता है या अनेक हो सकता है। अतीत एक नहीं हो सकता है, अनेक हो सकता है। अब ये अनेक कैसे हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एक ही समय में हो सकता है कि कोई किसान होगा, कोई पशुपालक होगा, कोई राजा रानी होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई शिल्पकार होगा, कोई शिकारी होगा, शहरी होगा। आज भी वर्तमान में ये सारा चीज़ मौजूद है कि नहीं मौजूद है हमारे समाज में? शिकारी आज भी लोग देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप के लोग, बहुत सारे जो जनजातीय जो लोग हैं, ट्राइब लोग हैं, उनके द्वारा शिकार किया जाता है। आज भी राजा रानी आपको कई जगहों पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अतीत यहाँ पे एक नहीं हो सकता है, अनेक हो सकता है। आप खुद अपने आप को एज्यूम करने का प्रयास कीजिए। एक छोटे में एक बच्चा होंगे, फिर किस तरीके से धीरे धीरे आप स्कूल गए, पढ़ाई किए, 10th पास किए,
फिर धीरे धीरे शादी हो गया, तो शादी के बाद से क्या अतीत आपका सेम रहा? शादी के बाद से पहले आप किसी के बच्चे थे, अब खुद आप किसी के, ठीक है, बाप बन गए हैं, पेरेंट्स बन गए हैं यहाँ पे। तो अतीत किसी का यहाँ पे एक नहीं हो सकता है, समय के साथ है बदलते रहता है, और यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अतीत यहाँ पे एक नहीं होगा, अनेक होगा। समय के साथ एक ही साथ हमारे समाज में बहुत सारे अतीत देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अंतिम हम लोग सेगमेंट में आ चुके हैं, तिथियों का मतलब। सपोज करिए आज तिथियों का जो मतलब है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करिए कि होली कब है, दिवाली कब है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, तो ऐसी तिथि का निर्धारण किया जाता है जिसको पूरी दुनिया एक समान मानती है कि अगर इस डेट को अगर बोला जाए तो पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि भारत में आज अगर 2 तारीख है तो बाकी जगहों पे, ठीक है, डेट अलग होगा। एक तिथि निर्धारण किया गया है, ठीक है, उसमें एक दिन का अंतर आता है, देखेंगे आगे चल के आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन लगभग उसको हर जगह समान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे भारत में आप किसी जगह है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, दक्षिण, जो डेट इधर यहाँ पे होगा वही डेट यहाँ होगा, वही डेट यहाँ होगा। ये सारा चीज़ कैसे हो पाया होगा पूरे विश्व में? तो पूरे विश्व के लोगों ने एकजुट होके एक तिथि का निर्धारण किया कि एक ऐसे तिथि का हम लोग निर्धारण कर रहे हैं जो कि पूरे देश में, पूरे विश्व में समान तरीके से लागू होगा। और वो यहाँ पे निर्धारण किया गया ईसा मसीह का जन्मदिन, ईसा मसीह का जन्मदिन, ठीक है, क्राइस्ट इनको बोला जाता है, उनका जन्मदिन। बोला गया कि इनके जन्मदिन के पहले बोला जाएगा ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इसी ईसा पूर्व को यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बीसी भी बोल देते हैं। आगे चल के इसी को बोला गया बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, इसी को बोला जाता है BCE। आगे चल के इसी को बोला गया बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। अलग अलग देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ईसा मसीह के बाद के जन्म के बाद से क्या बोला गया, ईसा बाद, इसी को बोला जाता है ईसा बाद, ईसवी बोला जाता है इसको, ईसवी का मतलब ईसा बाद। इसी को यहाँ पे अंग्रेजी में बोला जाता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, इसका मतलब है ईसा बाद, सिंपल सा है, इसका मतलब है ईसा बाद। इसी को यहाँ पे लिखा जाता है अंग्रेजी में एडी, एडी। तो एडी लिखते हैं इसका मतलब कि ईसा बाद, और BC लिखते हैं इसका मतलब ईसा पहले, ईसा पहले, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होगा ही होगा। अब यहाँ पे एक मॉडर्न टाइम में एक और यहाँ पे शब्द चल रहा है, बोला जाता है इसको कॉमन एरा, कॉमन एरा, ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है मॉडर्न एज में अभी, ठीक है, कॉमन एरा के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। CE बोला जाता है इसको, CE। तो जैसे भारत में बड़ी मात्रा में हिंदी कैलेंडर में ईसवी का प्रयोग किया जाता है, ईसा पूर्व का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अंग्रेजी वगैरह कैलेंडर में BC और AD का प्रयोग किया जाता है, BC और AD का। बाकी जो देख रहे हैं अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका जो मतलब होता है एक ही होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से डेट यहाँ पे निकाला जाता है। सपोज करिए आज 2023 चल रहा है, 2000 अगर मान के चलिए अगर 23 चल रहा है, तो ये क्या हम लोग लिखते हैं, ईसवी लिखेंगे, ईसवी। इसका मतलब हम लोग 2023 AD लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे जब भी इस तरह का चीज़ आता है AD लिख देंगे तो यहाँ से अब काउंट होगा ना, इसको मान लीजिए 0, 0 से अब इधर काउंट होगा, और 0 से पहले मान के चलिए ये वाला काउंट होगा। अब सपोज करिए मैंने तभी से बोल रहा था आप लोगों को कि 5000 साल पहले, तो 5000 साल पहले का मतलब क्या है कि 2023 तो यहाँ से शुरू होगा, अभी 2023 तक आए हैं, और 5000 साल पहले बोला जा रहा है, तो बाकी इधर जाना पड़ेगा, बाकी आपको इधर जाना पड़ेगा, अर्थात 5000 में से 2023 को घटाएंगे और जितना बाकी बच जाएगा इधर, मान के चलिए राउंड फिगर 3000 में कर देता हूँ, तो 3000 पहले जाना होगा, अर्थात 3000 ईसा पूर्व में देखा जाए तो हड़प्पा काल वगैरह, ठीक है, यहाँ पे चल रहा था। 3000 या 2500 भी आप कह सकते हैं, ठीक है, हड़प्पा काल का कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैंने आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इतना आपको इस तरीके से, ठीक है, बताना होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तिथियों का मतलब बता सकते हैं, AD है, BC है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब एक प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। अब सभी तिथियां जन्म के पहले बिल्कुल जानी जाती है, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब ये है कारण और एक है कथन। अब कारण जो है देख पा रहे हैं, कथन की सही व्याख्या करता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आखिर ईसा मसीह का जन्म हुआ तभी तो उनके जन्म को लाइन मान के पहले रखा गया। तो ईसा मसीह का जो जन्म है ये है कारण, और यहाँ पे जो तिथि जो निर्धारण किया जाता है ईसा पूर्व, ये है यहाँ पे कथन। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए और आर पहले तो दोनों का दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है। लेकिन जो आर है, जो कारण है, ये कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो आई होप चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज का पूरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद अगर आ रहा होगा तो इसे आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। अभी बिल्कुल शुरुआती चरण में है, ऐसे वीडियो को मेरा जो खास जो मकसद है, खासकर वैसे लोगों के पास पहुँच जाए जो संसाधन के अभाव में, या फिर जो स्टूडेंट गांव में रहते हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ामों की तैयारी नहीं करते हैं, इस तरह का जो क्वालिटी कंटेंट लेक्चर नहीं मिल पाता है, तो उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि वैसे लेक्चर को देख के उन पे भी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो और वे भी बड़े बड़े एग्ज़ामों की तैयारी का लक्ष्य निर्धारण कर सके, उसका भी ख्वाब देख सके। उनको भी फंडामेंटल राइट है कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। तो आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। एंड चलिए आज हम लोग कंप्लीट करते हैं वीडियो को, आप लोग शेयर करते रहें।